अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च को जैसे छोड़ा था वैसे ही दोबारा ज्वाइन करने के लिए उन्होंने 26 नवंबर की तारीख का ऐलान किया है। इमरान खान कह रहे हैं कि अब रावलपिंडी में मुलाकात होगी, ज़ख्म भरें ना भरें। कप्तान ने यह बता दिया है कि वो हार मानने को तैयार नहीं और अर्ली इलेक्शन के मुतालिबे से 1 इंच भी पीछे हटते नज़र नहीं आ रहे हैं। चलता जा रहा था, लेकिन ये हकीकत है कि लॉन्ग मार्च इमरान खान की गैर मौजूदगी से थोड़ा सुस्त भी पड़ चुका था, लेकिन आज उन्होंने अपने रिवायती अंदाज में पूरे पाकिस्तानियों को पिंडी पहुंचने की कॉल दी है। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं, आपने पिंडी आना है 26 तारीख को, हफ्ते को। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएमल दूंगा। मैं अपने सारे जो ताकतवर हल्के हैं, मैं आपको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, किसी से भी पूछ लें, अगर कोई आपको कहे कि सिवाय एक हल के साफ और शफाफ इलेक्शन, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में कहीं घड़ी का तमाशा तो कहीं सोशल मीडिया पर थप्पड़ की गूंज है, कहीं अर्ली इलेक्शन की डिमांड है तो कहीं आर्मी चीफ की तैनाती है। अफवाहों के दरमियान खबरें और ख़बरों के दरमियान प्रोपेगेंडाज ने पाकिस्तानी अवाम को परेशान करके रख दिया था। मुलाकातें, मुज़ाकरात, बैठकें और बड़े बड़े रहनुमाओं की आनियाँ जानियाँ, इस सब ने सियासी माहौल को बड़ा पुरअसरार बना दिया था। पाकिस्तान से लंदन तक और इस्लामाबाद से ज़मान पाक तक एक पुरअसरार फ़ज़ा कायम थी, मगर आज इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख देकर इस पुरअसरार खामोशी को तोड़ दिया है। अब क्या हुकूमत भी दोबारा इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाने के लिए दोबारा से पकड़ धक्कड़ शुरू करेगी, रास्ते बंद करेगी? राना साहब क्या करेंगे? कल हुकूमत इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब मेरे प्रोग्राम में थे। उनसे मैंने पूछा राना सनाउल्लाह साहब कैसे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी, इस पर सवाल किया मैंने, तो क्या कहा खोसा साहब ने, जरा देखिए। राना साहब को कुछ समझाया है कि अच्छी तरह वेलकम करना है, 25 मई वाला हाल नहीं होना चाहिए, उस तरीके से लोगों का वेलकम नहीं करना। नहीं, राना साहब तो समझ बूझ से बालातर हैं, उनको तो अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो अपनी आपको वफाकी वजीर दाखिला समझकर वो शाइस्तगी के दामन को खुदारा दोबारा थाम लें। वो ये जबान ऑपोजिशन वालों को इस्तेमाल करना तो जेब देती है, लेकिन वफाक की इज्जत और तकरीम को कम अज कम मलहूज रखते हुए राना साहब को मैं मशवरा दूंगा कि खुदारा आप ये जबान ना इस्तेमाल कीजिए, आओ तो सही तो छठी का दूध याद आ जाएगा, फला फला, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो राना साहब की स्ट्रैटेजीज रोकने की जो उनका तरीक़ाकार रहा है और या वो जो रखना चाह रहे हैं उससे उनकी इत्तेहादी जमात भी इत्तफाक नहीं करती है। क्या टकराव की सियासत फिर से शुरू होगी? हुकूमत तोशाखाना केस में इमरान खान को टफ टाइम देने के लिए तैयार है। कहीं गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं तो कहीं इमरान खान को नाअहल करवाने के दावे भी हो रहे हैं। इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि उन्हें जान का ख़तरा है और इसका एतराफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुआ है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का कहा है, जिसके बाद PTI को इस्लामाबाद में पड़ाव डालने की मशरूत इजाज़त दे दी गई है। नाज़रीन, इमरान खान के इस्लामाबाद पहुंचने में 1 हफ़्ता रह गया है और यकीनी तौर पर जब वो इस बड़े पावर शो के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में नए आर्मी चीफ उनका इंतज़ार कर रहे होंगे, यानी मुल्की सिक्योरिटी की कमान के सरबराह का नाम सामने आ चुका होगा। इस वक्त हुकूमती ईवानों में मगर एक चुप भी लगी हुई है। लंदन से वापस आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो मंजर से गायब हैं। नवंबर में होने वाली अहम तैनाती इस्लामाबाद के ईवानों में काम और चहमगोइयों, महफिलों और सोशल मीडिया पर ज़्यादा सुनी जा रही है। जहां हर तरफ सकूत जारी है, वहां तहरीक इंसाफ का सियासी जंग का तबल बजा देना यकीनन सियासी माहौल को गर्म करने वाली बात है। मैं बात करूँगी, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। शिबली साहब, बिल आखिर जिस चीज़ का इंतज़ार था कि खान साहब ने पिंडी जब पहुंचना है उस डेट का ऐलान करें, वो आज उन्होंने कर दिया। बहरहाल ये वो वक्त है 26 नवंबर का आप लोगों के पिंडी पहुंचने का, जब नए आर्मी चीफ की तैनाती का ज़ाहिर है वो वक्त होगा। हुकूमत तो यही कह रही है, कहती आ रही है कि आप लोगों की लॉन्ग मार्च का मकसद एक ही है, हालात को ख़राब करना, आर्मी चीफ की तैनाती को मतनाज़े बनाना। सवालात भी उठ रहे हैं, बिलावल भुट्टो ने भी आज बड़ी 2-3 उन्होंने सवालात उठा दिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग अर्ली इलेक्शन एक तरफ मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोग ये भी चाह रहे हैं कि ऐसे हालात ख़राब हो जाए कि मार्शल लॉ लग जाए
तो ये 26 तारीख ही क्यों चुनी गई? इतना सेंसिटिव ज़ाहिर है, आपको पता है एक माहौल अब भी बना हुआ है आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर, तो 26 नवंबर ही क्यों, यही इतना सेंसिटिव वक्त क्यों चुना आप लोगों ने? देखें, पहली बात तो ये शाजिया के जो हमारा जो बुनियादी मकसद है इस आज़ादी मार्च का, वो इट्स मच बिगर देन जस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ आर्मी चीफ। बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क को जिस तरह से ख़ास तौर पे पिछले 6-7 महीने में जो इस मुल्क का, इसकी मईशत का और इसकी जो अमन व अमान है, बिजनेस कॉन्फिडेंस है, लोगों का एक ऐसे माहौल में न कोई वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, न कोई फैसले कर सकते हैं, ये पूरी एक मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ हैं जो कि इस ये जो हुकूमत जो लाई गई है, जो मुसल्लत किए गए लोग हम पे, उन्होंने ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिससे कि सब कुछ मुल्क जो है तो बिल्कुल एक ऐसी डिस्पॉन्डेंसी में है, एक ऐसे उसमें है, दबाव में है कि इसका सिर्फ ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती से नहीं है। हमारी ये तहरीक पहले पहुंच चुकी होती, लेकिन अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पर कातलाना हमला ना होता, उनको हर तरह की कोशिश तो यही की गई ना कि उनकी जान ले ली जाए, कि सारा मामला ख़त्म हो जाए। तो अब जब स्टेक्स इस लेवल पे हैं जिसमें कि एक सबसे बड़ी जमात के लीडर की जान के पीछे पड़े हुए हैं, तो जाहिर है कि इसका मतलब यही है कि वो लोग जो कि इस मुल्क को आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो लोग जो कि इस सिस्टम से मुस्तफीद हो रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी हुकूमत आए या कोई एक ऐसा माहौल बने जिससे कि जो उनकी प्रिविलेजेस हैं, जो एक एलीट कैप्चर इस मुल्क में हुआ है, तो जब तक अवाम के हाथ में शिबली साहब, ये जब सवालात उठ रहे हैं, इतने शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं, एक कहा जा रहा है कि जानबूझकर इस वक्त का चुनाव किया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सब कुछ गलत है, गलत साबित हो जाए, तो आप लोग ये नहीं हो सकता था कि जहां इतने देर इंतज़ार किया, 3-4 दिन और आप लोग डिले कर देते पिंडी पहुंचने की तारीख को, ना ये सवालात उठते, ना आप लोगों का लॉन्ग मार्च पिंडी जो पहुंचना है वो मशकूक बनता, कि आप लोगों का मोटिव इसके पीछे और है? देखिए, हम कुछ भी करते हैं तो सवालात, जिनके पास जवाबात नहीं है वो सवालात ही उठा सकते हैं। ये तो मैं जिस तरह कहा कि अगर ये हमला ना होता, खान साहब जख्मी ना होते, तो हम पहले आ चुके होते, अभी हम यहाँ पे होते, ऑलरेडी होते। लेकिन चूंकि खान साहब की जो है तो वो जख्मी हो गए, तो इसकी वजह से हमें ये पोस्टपोन करना पड़ा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक बड़ा वो है कि ये 26 तारीख मजीद एक हफ्ते बाद हम आएंगे, लेकिन असल चीज़ क्या है, वो है कि खान साहब की सेहत। अगर वो सेहतमंद होते पहले तो हम पहले कर देते, लेकिन ये डॉक्टर्स के मशवरे से उन्होंने ये डेट चूज की है। तो मैं नहीं समझता हूं कि देखें ये भी एक सिलसिला है। देखें, मुल्क में किसी एक ऑफिस की, देखें नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा इदारा है, वो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट है नेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन मुल्क इज मच बिगर देन दिस। मुल्क के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इससे बहुत ज्यादा पेचीदा हैं। आपकी इकोनॉमी बिल्कुल नीचे, आज इसाक डार आके तो लेकिन आप लोगों की पार्टी के चेयरमैन इन मसाइल को इस अपॉइंटमेंट के साथ ही तो जोड़ रहे थे। वो कल भी उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ ऐसे आर्मी चीफ को लाना चाहते हैं जो उनकी बात सुने, जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे, और जो भी आर्मी चीफ नवाज शरीफ की मर्जी के मुताबिक आएगा, और नवाज शरीफ उसे पहला हुक्म ही ये देंगे कि सबसे पहले जो है इमरान खान को फारिग कराओ, इसको सियासत से निकालो, नाअहल करवाओ। इमरान खान साहब तो इन मसाइल को जोड़ ही आप कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत चीजें हैं इस तैनाती से बढ़कर, लेकिन खान साहब के नजदीक इसी चीज से सब कुछ जुड़ा हुआ है। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी शख्स जो कि इस मुल्क में रह रहा है या इसकी यहाँ की सियासत को देखता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इस दफा की जो हमारा जो मार्च है, ये उसका एक हिस्सा है कि हमने ये भी देखना है कि वो जो करप्ट लीडरशिप है इस मुल्क की, उनको जो अकाउंटेबिलिटी है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ये तो हो नहीं सकता कि इस मुल्क में चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उस वजह से, मैं समझता हूं कि हमारे वक्त में अगर वो नहीं हुए, ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे थे, ये नैब के जो केसेस थे, इज बिकॉज हम बिल्कुल बेबस थे और ये नहीं होने दिया गया। तो जाहिर है कि हमारी तो इंटरेस्ट ये है कि इस मुल्क ने आगे तरक्की करनी है,
तो जो करप्ट लोग तो हैं कल वो को लोग हुकूमत में आ जाएंगे तो कल को कैसे होगा फिर ये? अगर अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में अकाउंटेबिलिटी का करने का इख्तियार आप लोगों के पास नहीं था, बकौल आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जिनके बारे में सबूत दिखाए जाते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी फाइलें होती थी, उन्होंने कहा मैं 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर था, मुझे पता है सब चीजें एजेंसीज के पास पड़ी हुई होती हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं था, वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो कल को अगर आप लोग हुकूमत में आते हैं तो आप लोग फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको यकीनी बनाएंगे और जिन्होंने करप्शन किए उनको उठा के आप लोग जेलों में डालेंगे, सजाएं देंगे? आप लोग तो फिर बेख्तियार होंगे पहले की तरह। गुड क्वेश्चन शाजिया। देखें, आप अगर हमारी पिछली हुकूमत देखें तो उसमें जो हमारी तादाद थी मेंबरान की, और हमने कोलिशन लेके बड़े उससे मुश्किलों से वो हुकूमत बनाई थी, और खान साहब ने कहा भी है कि अगर उस तरह की हुकूमत हमें मिलती है हम हुकूमत में नहीं आएंगे, हमें चाहिए 2/3। हम अगर इस मुल्क के लिए आपने वाकई कोई बुनियादी तब्दीलियां करनी है, इसके स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करना है, तो आपको मेजॉरिटी चाहिए, आपको दूसरे का मरहूने मिन्नत नहीं होना चाहिए। लेकिन यही बात है कि ईवीएम को क्यों उड़ा दिया गया? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे जो वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको फेयर इलेक्शन सूट नहीं करते हैं। हमारा जो दूसरा हदफ है वो यही है कि न सिर्फ इलेक्शन की तारीख, हमने ये भी कहा कि वी वांट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो जब तक ये नहीं होगा इस मुल्क में इसी तरह की अदम इस्तेकाम के बगैर फिर 2/3 आप लोगों को क्या मिल सकती है? ईवीएम के बगैर आप मेजॉरिटी के साथ आ सकते हैं। पाकिस्तान के हर घर में आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सपोर्टर भी मिलता है और वोटर भी मिलेगा। ये तो आप देख लें, इलेक्शन करवाए ना, बेशक अवाम हमें रिजेक्ट कर दे, यही तो हमारा कहना है। डर तो वो लोग रहे हैं, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो, वो तो 10 बंदों की पार्टी है। ये नवाज शरीफ है, ये पंजाब हार चुका है। आपने नताइज नहीं देखे अभी जो हुए हैं, इलेक्शन जितने भी हुए हैं, हम जीते इसी वजह से तो इलेक्शन नहीं करा रहे। अगर ये ना होता, जो कि आप समझ रही हैं कि ये नहीं मिलेगी, तो फिर जाहिर है ये इलेक्शन बजाय कल के ये आज कर देते। तो असल चीज यही है कि लगता है जैसे इलेक्शन जैसे और डिले होंगे, जाहिर सूरत हाल खुलकर सामने आ रही है, अब मुल्क डिफॉल्ट करने की अल्लाह ना करे ये बातें हो रही हैं, तो ये सारी सिचुएशन तो आप लोगों के फायदे में ही जाएगी। आप लोगों को क्यों फिर इतनी जल्दी पड़ी हुई है? जितना ये लोग डिले करेंगे उतने एक्सपोज होंगे। देखें, हमें जल्दी नहीं पड़ी हुई शाजिया। हम ये समझते हैं कि जितना भी ये आप बेशक 1 साल बाद करा दें, तो आप सोच सकती हैं कि 1 साल में इस किस्म की गैर यकीनी अच्छे मुल्कों में हुकूमतें आखिरी साल में लेम डक हुकूमतें हो जाती हैं, यानी वो कोई फैसले नहीं कर पाती, बिकॉज वो लोग उनको सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि उनके जाने का वक्त होता है। तो इसलिए जितना भी जो मुल्क की जो अदम इस्तेकाम और इकोनॉमी की जो इश्यूज हैं, इसमें मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नई हुकूमत आई है, 5 साल के लिए होगी उम्मीद है, और उससे जो है तो एक कंटिन्यूटी होगी, एक क्लैरिटी आ जाएगी कि लोग फैसले कर सकेंगे। अभी आपकी उधर हुकूमत में कोई फैसले नहीं कर पा रहा, इसलिए एक तो उनके पास कोई अखलाकी स्ट्रेंथ नहीं है, दूसरी ये है कि जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनको नहीं पता कि आज गए कि कल गए, 1 महीने बाद गए कि 3 महीने बाद गए। तो इससे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुल्क बड़ा ही एक उस ऐसी सिचुएशन में ला दिया गया है। शबीर साहब, आप एक चीज बताएं, पिंडी 26 को पहुंच जाते हैं खान साहब, इस्लामाबाद की तरफ आप लोग मूव करेंगे। इस्लामाबाद अगर आप लोगों को एंट्री ना होने दिया गया, जाहिर है वहाँ पर राना सनाउल्लाह बैठे हैं, हुकूमत नवाज शरीफ की है, उनके इत्तेहादियों की है, पीपल्स पार्टी की है, तो पिंडी में करेंगे आप लोग, वहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों को जो आज मशरूत इजाज़त मिली है, आप वो डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? देखें, पहली तो बात है कि मैं हर डिटेल नहीं शेयर कर सकता। दूसरी बात यह है कि देखें, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई इसमें रखने डालेगा तो इसका मतलब है कि वो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। कोई बता दे, मां सिवाय 25 मई के, जिसमें कि हुकूमत ने एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की, रियासत की बर्बरियत अनलीश की, हमारे सिंपल और हमारे पुरअमन उस क्राउड पे जिसमें खवातीन और बच्चे भी थे। अगर ऐसा है तो फिर जिम्मेदारी इनकी है। देखें, अमन और अमान को कायम करना जिम्मेदारी हुकूमत की है। हम पुरअमन लोग हैं, हमारी देखें पूरे मुल्क को हमने क्रॉस किया है। खान साहब की लीडरशिप में भी और अभी हमारी जो 2nd ईयर लीडरशिप है उसमें भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, सिवाय इसके जो कातलाना हमला यही इसी हुकूमत ने करवाया है इस अपने खान साहब पे। उसके अलावा हम तो पुरअमन और हमारा तो एक बड़ा ही एक फेस्टिव किस्म का एक वो होता है। शिबली साहब, एक और चीज़ बताएं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो खान साहब हैं वो अपना जो एक बयानिया है उससे
पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले हमने देखा जो अमरीकी साजिश का इल्ज़ाम था उसको उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज उन्होंने कहा कि मानता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना वो साजिश नहीं की है, लेकिन वो जो मीर सादिक का एक बयानिया था, लोकल हैंडलर्स के साथ मिलकर साजिश करने का बयानिया था, वो कहते थे मीर सादिक ने साजिश की है। तो अब हम ये महसूस हो रहा है कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात में नरमी और अच्छे बनाने की कोशिश में, जो अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि हमने तो 3.5 साल एक ही बात सुनी थी कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात जो हैं उस दौर में सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप्स थे ये एक पेज पर थे, बहुत अच्छा जेस्चर था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता था सबको। तो क्या अब हमें क्या ये सही लग रहा है कि अब आप लोगों को ये एहसास हो गया है कि एक नए आर्मी चीफ होंगे, नया माहौल होगा, नई स्ट्रैटेजीज होंगी, नई सोच होगी, तो अच्छा नहीं है कि एक सख्त रवैया रखना इस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या ये सोच है जिसने मजबूर किया है आपके रवैयों में नरमी लाने को? नहीं, देखिए, हमारी अगर ये नरमी है तो ये हमेशा से यही रही है, और कोई खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे हैं। ये तो डिपेंड करता है ना कि मीडिया उसको किस तरह से पोर्ट्रे करता है। अगर खान साहब की तकरीरों में से आप अगर उसको सिलेक्टिवली अगर चीजें निकाल लें तो जाहिर है हमने सर आज उन्होंने कहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सुनवा दूंगी, उन्होंने कहा है मैं मानता हूं एस्टैब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की है। देखें शाजिया, मुझे बात करने दे प्लीज। देखें, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर का इशू भेजा हुआ है, हम मुतालबा कर रहे हैं कि वो इसकी इंक्वायरी कराएं। तो हम कहाँ पे पीछे हटे? जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, हमने कहा है कि हम दुश्मनी नहीं चाहते किसी मुल्क के साथ, हम दोस्ती और मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं। हम ये हमारी इस चीज को तो मीडिया ने उठाई नहीं है, चूंकि वो कन्वीनियंट नहीं है। हम जो कह रहे हैं कि एक ऐसा ताल्लुक होना चाहिए जिसमें कि आप किसी के गुलाम बन के नहीं रहे कि वो कहें कि जी उधर आके आप हमला कर दो, हमें बेसिस दे दो, हमें ये कर दो, जिस तरह के मुल्क ने सफर किया है। आज भी हम कहते हैं कि जो 9/11 में और उससे पहले जो 79 में जो जंग हुई थी उसमें हमें ऐसा ही नहीं बनना चाहिए था। हमारा मुल्क तबाह हुआ सियासी तौर पे, इखलाकी तौर पे, मुआशी तौर पे। इस मुल्क को सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए कोई छोड़ता ही नहीं है। ये चीजें थी, इससे कोई खान साहब आगे नहीं, इससे पीछे नहीं हटे हैं। तीसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक, देखें जो इस्टेब्लिशमेंट है, अभी जो हमने ये देखा है कि जो इतने अरसे में पिछले 75 साल में, 75 नहीं तो कम से कम 51 ऑनवर्ड्स, तो हमने यही देखा है ना कि ये सिस्टम इस तरह का मिक्स एंड मैच काम नहीं करता। मुल्क तरक्की नहीं कर सका, मुल्क मसाइल मुल्क के बड़े हैं, कम नहीं हुए, और हम एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जिसमें कि हम मुआशी तौर पे बिल्कुल बेसाखियों पर हैं। हम बेसाखियां हमने हटाई नहीं है, और बेसाखियों से आप चल तो सकते हैं लेकिन आप दौड़ नहीं सकते। इसलिए हम लड़खड़ा कर यहां तक पहुंचते हैं, फिर पीछे चले जाते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना, ये बात इसकी नहीं है कि कौन आर्मी चीफ होगा, बात यह है कि एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होगा, उस इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कैसा एक वो होगा कि एक अलायंस बन के चलें हम, जिसमें के सपोर्ट करें। जिस तरह के मैंने अपनी साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में जो साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी बनाई थी, उसमें हमने ये आर्मी से पूरा उनको इंक्लूड किया था कि आप आए और हम मिलके। यही तो मैं बात कर रही हूँ, साथ चलने के लिए रवैयों में नरमी लाना जरूरी है, जो हमें नजर आ रही है। यही तो मैं बात कर रही हूँ जो आप बात कर रहे हैं। देखें, ये तो देखें, आप देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है। आप ये देखें इस वक्त जो 3 मुल्क, यानी ये सियासत और ये चीजें इतनी अहम नहीं है कि एक शख्स पे जो पार्टी का चेयरमैन है उस पे कातलाना हमला हुआ है, उसकी FIR नहीं लिखी जा रही। क्या ये कम है कि जो अरशद शरीफ है उसको शहीद कर दिए गया, उस पे कोई आगे नहीं हो रहा। आजम स्वाति है जिसपे कि जो हुआ है, मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी खानदान को आप जाएं और उनसे कहें कि ये हो आपके साथ, तो आप कैसे महसूस करेंगे? इस किस्म की लॉलेसनेस जिसमें के जो सेनेटर्स हैं, जो कि पार्लियामेंटेरियंस हैं 75 साल के, उनके साथ ये कुछ हो रहा है, तो फिर आप कहते हैं कि जी ये तो कैसे हम नरमी करेंगे? हम तो सिर्फ ये हमें इंसाफ मांग रहे हैं। हम पिछले 10 दिन से जो है तो सड़कों पर हैं, सेनेटर्स अपना सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमें अंदर नहीं दाखिल होने देता। ये देखें, ठीक, अमेरिका दूर की बात है, हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है कि हमारा मुल्क में आया जो भी शहरी हैं उनकी जान और माल और उनकी इज्जत महफूज है कि नहीं है। ये सब छोड़ दें कि कौन किसकी हुकूमत आएगी और किसकी हुकूमत नहीं आएगी। हमने बुनियादी जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो उस पे हम कितने पीछे चले गए हैं कि हम अभी तक इन बुनियादी चीजों के लिए अपने लिए, और ये सो कॉल्ड सोसाइटी के काफी नॉन लोग हैं जिनके साथ ये वाकयात हुए हैं।
अगर उनके साथ ये हो रहा है तो फिर आम आदमी के साथ कैसे होगा, उसको कैसे इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब 26 नवंबर की डेट दी है पिंडी पहुंचने की आज खान साहब ने, और ये वो वक्त है जब नए आर्मी चीफ की तैनाती होने जा रही है। ये सोच समझ कर इस वक्त का चुनाव किया गया है या आपको लगता है महज इत्तफाक है? जाना तो उन्होंने था ही, पिंडी तो पहुँचना ही था उन्होंने, उनको गोली लग गई, वो रेस्ट पे चले गए तो लेट हो गया। आप समझते हैं कि इस चीज़ को शकूक व शुबहात से बालातर होकर अगर सोचते तो इसको थोड़ा डिले भी किया जा सकता था? नहीं, शुक्रिया शादिया, यकीनन उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के दी है और एक काफ़ी गैप दिया है उन्होंने, तकरीबन 7 दिन का गैप दिया है इसमें कि 7 दिन बाद लोग जो है पिंडी पहुँचे। तो ये एक तरीके से लॉन्गेस्ट मार्च बनता जा रहा है, लॉन्ग मार्च के बजाय। और अब रावलपिंडी का उन्होंने चुनाव इसलिए किया है कि वो ये देखना चाहते हैं कि ऐन मुमकिन है कि 26 से पहले ही कोई फ़ैसला हो जाए आर्मी चीफ़ का, जिस तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी कि मंगल या बुध तक इस पर कोई फ़ैसला हो जाएगा। तो अगर इमरान खान साहब ने उसके बाद की डेट दी है तो उनके पेश नज़र क्या है? क्या उनके पेश नज़र ये है कि अगर 26 से पहले कोई ऐलान हो जाता है तो वो ऐलान अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक या कोई ऐसा ऐलान होता है कि जिसके पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या वो आगे के लाएमल बनाएंगे? और आगे का लाएमल क्या ये हो सकता है कि वो नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई तनाव रखें? मेरा ख्याल है वो जो भी नाम आता है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह आप बात करें नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ तनाव रखेंगे? मेरा भी यही सवाल है, जो भी नाम आता है उनके वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आपको लगता नहीं है कि वो ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो वक्त देंगे? देखिए, वो देखेंगे कि जो भी आता है, पहली चीज़ तो ये कि जाहिर है वो जो इतनी देर से पहली मर्तबा ये हुआ है कि आर्मी चीफ़ के नाम के हवाले से बहुत ही पब्लिक डिबेट इस तरह हुई। वैसे तो अखबारात में रहती है हमेशा हर 3 साल बाद, और इसीलिए मेरी तो तजवीज़ यही थी और मेरा ख्याल यही था कि आर्मी चीफ़ का मसला आइंदा के लिए आर्मी के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो बेहतर है कि वो ख़ुद ही फ़ैसला करें। और इस तरीके से एक पॉलिटिकल डिबेट से हम निकल जाएंगे, चाहे चेयरमैन जॉइंट चीफ का मसला हो या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का हो या आर्मी चीफ का मसला हो। ये अगर फ़ौज अपना ही कोई मैकेनिज़्म ड्रॉ कर ले तो उसमें ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट में हमारे यहाँ इस मरतबा कुछ ज़्यादा हुआ है, वरना हर 3 साल बाद ISI का चीफ का तकर्रुर हो या आर्मी चीफ का, वो हमारी बहस का हिस्सा, सियासी बहस का हिस्सा रहता है और उसका एक पस मंज़र है। इस वक्त इमरान खान साहब को जो भी नाम सर्कुलेशन में हैं उनमें गालिबन एक नाम के ऊपर उन्हें बहुत वाज़े तौर पे तहफ़्फ़ुज़ है। अब अगर ऐसा होता है और वो सीनियरिटी में उन्हीं का नाम आता है तो इमरान खान ये ज़रूर देखेंगे, ज़ाहिर है वो फौरी तौर पे कोई, मुझे नहीं लगता कि वो फौरी कोई रद्दमल देंगे, वो ये ज़रूर देखेंगे कि नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट जो है उसका पहली चीज़ ये कि क्या वो पॉलिटिक्स से अपने आप को बिल्कुल लाताल्लुक़ रखेंगे और ये वाज़े तौर पे नई डॉक्ट्रिन जो आएगी उनकी वो यही आएगी जिस तरह पिछले जो अभी मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं उनके हवाले से DGISPR जो थे उन्होंने कहा था कि फ़ौज ने फैसला कर लिया है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। तो क्या बिल्कुल ही एक नई डॉक्ट्रिन जो होगी उसमें आर्मी कम्प्लीटली अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेगी, या ये कि सियासी मसलहत कराने में जिस तरह माजी में रहा है वो अपना रोल प्ले करेगी? तो ये हमें देखना पड़ेगा।
कि नई इस्टेब्लिशमेंट की नई डॉक्ट्रिन। बिलावल भुट्टो को मार्शल लॉ के खतरात क्यों लग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आरिफ अलवी साहब ने, सदर साहब ने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, जबकि वो तो क्लियर कर चुके हैं आरिफ अलवी साहब के कानून के मुताबिक जो भी उनका रोल है वो उसको अदा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा प्रोपेगेंडा करना कि मार्शल लॉ चाह रहे हैं इमरान खान, तहरीक इंसाफ, ये कोई अच्छी चीज़ है? मजहर साहब देखिए, शाजिया, बिलावल भुट्टो ने वैसे ही ये बात नहीं की। ये ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसा नाम की समरी, वैसे तो उन्होंने कहा जो वजीर आजम कहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट के पास समरी को 8-10 दिन रखने का तो इख्तियार मौजूद है। सदर के पास। क्या वो इस तरह का जो, अगर बिलावल भुट्टो की एप्रीहेंशन है कि किसी नाम पे सदर जो है वो समरी को डिले करेंगे और डिले के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ये मेरा ख्याल एक एप्रीहेंशन है। जबकि वो कॉन्सिक्वेंसेस मार्शल लॉ की सूरत में हो सकते हैं, इशारा भी दिया उन्होंने बिलावल साहब ने। हाँ, मतलब जो अगर देखें ना, मुझे अभी भी ताज्जुब है कि इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है समरी में। और अगर एक देखें ना, एक क्राइसिस अगर है, एक पब्लिक डिबेट में चीज़ें हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, तो उसका बेहतर तरीका तो ये था कि आज से 15 दिन पहले भी अगर समरी मूव हो जाती, जबकि जनरल कमर बाजवा साहब की तरफ से वादे तौर पे ऐलान आ गया था कि वो तौसी नहीं लेंगे, बिल्कुल, तो आर्मी को, वफाकी हुकूमत को भी समरी मंगा लेनी चाहिए थी, वजीर आजम को, और GHQ को भी समरी थप्पड़ों की गूंज के प्रोपेगेंडास फैला रहे हैं, फिर ऐसे प्रोपेगेंडास फैलाने की भी किसी की जुर्रत नहीं होती मजहर साहब, अगर ये काम पहले हो चुका होता। अगर आप जिस दिन जबकि एक चीज़ वाजे हो गई है कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं ले रहे, उन्होंने बहुत वाजे तौर पे वो फेयरवेल मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं, विजिट भी शुरू कर दिए हैं, तो अच्छा होता कि जिस वक्त वो फेयरवेल मुलाकात शुरू करते उसी वक्त वो समरी चली जाती प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर उसे फॉरवर्ड कर देते। तो समरी का अब तक ना जाना से ये सवालात भी उठ रहे हैं, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, इस तरह की स्पेकुलेशंस भी आ रही हैं, और ये भी आ रहा है कि सदर का रोल सिवाय एक पोस्टमैन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और नहीं है अंडर। बिल्कुल, लेकिन अगर वो उसको डिले करते हैं तो क्या उस डिले के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? वो डिले इतना तो नहीं कर सकते, क्योंकि 12-29 को आर्मी चीफ ने जो है वो आना है, लेकिन क्या 2-3 दिन का डिले कोई मसला खड़ा कर सकता है? और क्या कुछ नामों पे कोई इख्तिलाफ है जिसकी बिना पे बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे हैं? लेकिन आप एक और चीज़ नोट करें मजहर साहब, हम खान साहब के रवैये में भी नरमी देख रहे हैं। पहले हमने पिछले हफ्ते नरमी देखी, अमेरिका की साजिश का जो बयानिया था उसको लेकर हमने नरमी देखी, और आज हमने नरमी देखी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, जिसमें खान साहब ने आज कहा कि मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश की है। तो आपको भी याद है, हमें भी बात याद, सब कुछ याद है, सब कुछ आर्काइव में पड़ा है, ज़बान ज़द-ए-आम मीर जाफ़र, मीर सादक की सारी बातें, लोकल हैंडलर्स के साथ मिलकर साजिश। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब का इन सारी चीज़ों से पीछे हटना, तो क्या ये जेस्चर नहीं देता कि आने वाले जो नए आर्मी चीफ हैं, ज़ाहिर है एक पूरे इदारे की एक नई सोच होगी, नई पॉलिसीज़, नई स्ट्रैटेजीज़ उसके साथ बना के मिलकर चलना चाहते हैं, ये रवैया ये बताता है। जी, अच्छी बात है कि वो ये कह रहे हैं, लेकिन वही बात है कि एक तरफ आप इतनी हाइप बनाते हैं किसी के खिलाफ, आपने अब तक पिछले 4-5 महीनों में हाइप क्या बनाई है? आपने हाइप ये बनाई है, आप मुसलसल इनको क्या कह रहे हैं कि इनके हैंडलर्स किसको कह रहे हैं? वो जानवर वो किसको कहते रहे हैं? ये सारी बातें तो अपनी, इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि उनके अपने अंदर के तजादाद इतने हैं जो बारहा खुलकर सामने आते हैं। यानी कोई वो एक पोजीशन लेते हैं और उसके कुछ अरसे बाद वो पोजीशन से अपने आप को विड्रॉ कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तो कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन मसला ये है कि आप एक चीज की इतनी हाइप बनाते हैं कि उसके बाद आपके वर्कर्स के ज़हन में ये सवाल तो उठता है यार कि कल तक आप मुझसे ये नारे लगवा रहे थे, आज आप कोई और बात कर रहे हैं, कल क्या पता आप फिर वापस उसी बात पर आ जाएं। तो ये जो है, लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है, एस्टैब्लिशमेंट को भी मैसेज दे रहे हैं, वो आने वालों के लिए भी एक मैसेज दे रहे हैं
कि उनका मुतमईन नज़र ये है कि वो इलेक्शन करवाए जाएं। अब मेरा ख्याल है जल्दी इलेक्शन की इस्तिलाह से भी, लेकिन अब उससे निकल आए हैं, मुझे लग ये रहा है अब वो ये चाहते हैं कि अगले जो इंतखाबात हों उसकी गारंटी मिले कि वो फ्री एंड फेयर होंगे, और उसकी गारंटी वो इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं, नई इस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं। और यही उनका गालबन अगर 26 से पहले ऐलान हो जाता है तो मेरे ख्याल में 26 के बाद इमरान खान, मुझे लगता नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे लगता नहीं कि वो इस्लामाबाद मार्च करेंगे। मुझे लगता ये है कि 26 मार्च को वो जलसा करेंगे, उस जलसे में वो पूरा अपनी इस तहरीक का बयान करेंगे कि तहरीक क्यों चलाई। वो नए आने वालों के लिए पैगाम देंगे कि हम इस मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं। वो ज़रूर ये डिमांड करेंगे कि उस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए आप इलेक्शन कमीशन को या तो आप उसमें तब्दीली लाएं, तब्दीली नहीं आ सकती तो आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च होगा, तब तक नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ चुका होगा और वो मैसेजेस देंगे, जलसा करेंगे, वापस आ जाएंगे, तो एक हिजानी कैफियत की सब लोगों को लग रहा है कि हालात ख़राब हो सकते हैं, वैसा कुछ नहीं होगा? मुझे लग ये रहा है कि वो ये देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 26 तारीख की एक हफ्ते का दिन जो दिया है, उन्होंने इस तारीख को दी है। इसमें जाहिर है अब एक तरीके से प्रैक्टिकली तो जो उनका लॉन्ग मार्च होगा वो कहीं ना कहीं स्टैंड होगा, जाहिर है। अब वो इसका मतलब ये कि वो 26 से पहले जो भी अगर लॉन्ग मार्च चल रहा होगा तो उससे खिताब नहीं करेंगे, वो 26 मार्च को ही करेंगे। जो आज की तकरीर से तासुर मिला, हो सकता है गलत हो, ठीक है, तासुर यही मिला। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि एक पहली चीज़ ये कि नया आर्मी चीफ कौन आता है। नए आर्मी चीफ के आने के बाद अगर अगले 2-3 दिन में आ जाता है नया आर्मी चीफ या ऐलान हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ से उनको क्या पैगाम आएगा, सही, और पैगाम को सामने रखते हुए वो अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को किस हद तक ये कन्विंस कर पाएंगे कि वो खासी हद तक अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाए। हालांकि नाउ लेट्स गो बैक, ये भी कहना पड़ेगा फिर उनको। लेट्स गो और फिर लेट्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। यस, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मौशी तौर पर आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है? क्या कोई ऐसे खदशात ख़तरात मौजूद हैं? करंट अकाउंट खसारा आसमान की बुलंदियों तक पहुँच गया है? मौशी आशारी हकीकत में मनफी है या फिर कोई प्रोपेगेंडा फैला रहा है? वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार आज मीडिया के सामने आए और इन सब अफवाहों को उन्होंने रिजेक्ट किया, रद्द किया और सब अच्छा की कहानी सुना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि हम कर्ज की किस्त भी जो है वो वक्त पर लौटा देंगे और दिवालिया भी नहीं हो रहे हैं। क्या कहा डार साहब ने, आज जरा देखिए। सबसे अपील है मईशत के हवाले से कम जो भी कोई बात करें या बयान दें वो आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ दें। हर चीज इन ऑर्डर है, ना यूरो बॉन्ड में कोई इशू है, इंशाल्लाह वक्त पे होगा। डीजल पेट्रोल की कोई ना कमी है ना इंशाल्लाह होगी। और तीसरा, एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के नाम पे एक रिस्क जी पाकिस्तान का बहुत पहुंच गया आसमान पे, वो भी ऐसे यूजलेस किस्म की चीज है। नाजरीन, IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब पैकेज की अगली किस्त के लिए होने वाले मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मुआशी माहिरीन और आलमी इक़्तिसादी इदारे जो हैं ये वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी मईशत के ऐसे ही हालात रहे तो खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। लिहाजा दिवालिया होने से बचने के लिए पाकिस्तानी हुकाम का IMF के साथ जल्द मुआहदा करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जून 2023 को ख़त्म होने वाला जो रवां माली साल है इसमें पाकिस्तान को $34 अरब कर्ज की वापसी भी करनी है, जो कि IMF की अगर मदद नहीं होगी तो वो ज़ाहिर पॉसिबल नहीं हो सकता। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने यह दावा किया था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाया ही इसीलिए गया था कि मुल्की मौशी हालात गलत समत में जा रहे थे और अगर हुकूमत का खात्मा ना किया जाता तो मुल्क दिवालिया हो सकता था। ये उस वक्त उज़र पेश किए जा रहे थे, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के कर्ज़ों और वाजिबात का हजम सितंबर 2022 में 62,000 अरब रुपए से अब ज़ायद हो चुका है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल कर्ज़ों के हजम में 2,786 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। आलमी इक़्तिसादी रेटिंग एजेंसीज भी ये दावा कर रही हैं कि मुआशी शरह नमू में खातिर ख्वाह इजाफा होता ये भी नज़र नहीं आ रहा है।
और पाकिस्तान के जो लिए जो कर्ज़ की वापसी के चांसेस है ये भी कम होते जा रहे हैं। करंट अकाउंट खसारे में इजाफा, कर्ज़ की शरह में इजाफा और बरामदात में कमी जैसे मामलात पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम को ज़ाहिर है ये ख़तरे से दोचार करें। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत का ज़िम्मेदार आज का हुक्मरान तबका है क्या? मुल्क में नाफिज मौशी पॉलिसियाँ हैं या फिर इमदाद देने वाले आलमी इदारे जिनकी शराइत इतनी सख्त हैं जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, कारोबारी मामलात नहीं चल रहे हैं? क्या मसला है, ये सारा मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका। मुज़म्मिल साहब, महंगाई 2.25% से बढ़ चुकी है, रेमिटेंसेस 9.27% इनमें कमी आ चुकी है। पिछले महीने जो टैक्स है बताया जा रहा है, जो मैं पढ़ भी रही थी कि 17% ये भी हमारे टैक्सेस की जो वसूली है ये भी कम रही है। हमारे पिछले महीने की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये भी कम रही है। और सबसे अलार्मिंग जो सिचुएशन वो ये बताई जा रही है कि स्टेट बैंक के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं ये भी 5 हफ्तों से ज़्यादा के नहीं हैं। तो एक तरफ तो हमारे पास ये सिचुएशन है जो हम पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दूसरी तरफ आज डार साहब आए और सब अच्छा की कहानी सुनाई और चले गए। असल हकीकत क्या है मुज़म्मिल साहब? अच्छा, मैं सबसे पहले तो डार साहब की स्टेटमेंट से शुरू करता हूं और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ लोग सियासी फायदा उठाने के लिए ऐसी बातें करते हैं उससे मायूसी होती है, फिर बाहर के मुल्क के लोग जो हैं वो भी डाउट पे आ जाते हैं और वो सवालात करते हैं। शादिया, बताएं मुझे कि ये सबसे पहले दिवालिया, ये मुल्क दिवालिया और या हमने इस मुल्क को दिवालिया से बचा लिया है, मिस्टर इस्माइल का कोई इंटरव्यू आपने बगैर ये स्टेटमेंट के सुना था कभी? हर इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली, ये मुल्क दिवालिया हो रहा था, हमने बचा लिया। फिर इसहाक डार साहब ने भी ऐसी बातें की माशाल्लाह के, ठीक है ना। तो आज ये कह रहे हैं कि जो है कुछ लोग सियासत कर रहे हैं इसमें। देखें, कोई आदमी सियासत नहीं कर सकता। अगर मैं आज बोल दूं कि हाँ जी शाजिया जो है दिवालिया होने वाली है, मेरी भी वाइफ का भी नाम शाजिया समझ लें, मैं उनको बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल ठीक है। तो शायद उसमें लोग बिलीव भी कर लेंगे, यार ये मुज़म्मिल बोल रहा है तो शायद क्या पता इनके कोई लेन देन के मामले खराब हुए। लेकिन कोई स्टेट या मुल्क पे अगर ऐसी कोई बात बोल दे तो वो यकीन नहीं होती। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं हर चीज के, ठीक है ना, और वो इंडिकेटर बोलते हैं। वो इंडिकेटर अगर नहीं बोलते तो कोई किसी की बात पे यकीन नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है क्रेडिट रेटिंग। पाकिस्तान जब ये नून की हुकूमत आई तो पहले उसका आउटलुक मनफी कर दिया मुस्बत से उन्होंने, और एक ने नहीं सारी की सारी जितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, फिर उस मुस्बत को मनफी किया और उसके बाद रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया। अब जब रेटिंग डाउनग्रेड कर दी तो उसके बाद जो है ये तमाम तमाशे। रेटिंग डाउनग्रेड क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि इनकी जो कर्ज वापस करने की एबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है, और वो जी तो वो होती है, और वो कोई पाकिस्तानी कोई इदारा नहीं कर रहा, वो आलमी इदारे कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, तो इसका सबसे बड़ा और नेगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि बाहर से बैंकों से पैसे लाने में हमें ज़ाहिर बड़ा मसला होगा, नहीं ला सकेंगे। आप मूडीज देख लें, फिच देख लें, सब हमारी क्रेडिट रेटिंग को डाउन कर रहे हैं, तो अब अगली दफा तो पैसे नहीं मिलेंगे फिर पाकिस्तान को। वही अब मैं यही बात पे आ रहा था कि अब आप हमारी बात छोड़ देंगे, चले इनको लगता है हम सियासत करते हैं, हम मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये तो बड़े माशाल्लाह जब हमारी हुकूमत थी तो महंगाई मार्च भी यही करते थे, IMF और को कहते थे कि हमने बेच दिया और ये वो, हम तो चले बुरे लोग हैं ना। आज ही अखबार में ट्रिब्यून ने एक स्टोरी लगाई है, और ट्रिब्यून ने स्टोरी लगाई है शहबाज राना ने कि $40 अरब का तखमीना लगाया था इस साल का बैरूनी कर्जा लेने का। 5वां महीना शुरू है, अब तक $4.2 अरब कर्ज मिला। इसके अलावा मैंने ये इसकी कुछ तफसीलात भी लिखी, मैंने इसका रिबटल भी दिया। इसहाक डार साहब ने जैसे कहा कि हम कर्जों को वापस भी करेंगे, हाँ। ऐसा कोई मसला नहीं है। हुकूमत ने अपने बजट में $22.8 अरब बोला कि इस साल हम कर्ज उठाएंगे। अब तक उसमें से $4.2 अरब यानी 18% सिर्फ इनको कर्ज मिला। कमर्शियल लोन जो $7.6 अरब हुकूमत ने तखमीना लगाया था, उसमें से सिर्फ $200 मिलियन मिलता है। तो ये कैसे वापस करेंगे? फिर ये जो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, हुकूमत ने नए बॉन्ड के इजरा का $2 अरब का तखमीना लगाया था, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। फिर हमारे पाकिस्तानी एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है,
उसमें जो है पैसे भेजे थे हुकूमत ने, और पीटीआई के दौर में आपको याद होगा रोशन डिजिटल 5 अरब डॉलर से ज्यादा आगे थे, उसमें हुकूमत ने 1.6 अरब डॉलर का तखमीना लगाया हुआ है। अभी तक उल्टा उसमें से पैसे आने की जगह निकलना शुरू हो गए। पिछले 6 महीने में $750 मिलियन निकल चुका है। अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जी ऐसी बातें आप ना करें। मेरे लिए तो परेशानी की एक और बात है कि पीएसओ के पास फर्नेस ऑयल और एलएनजी खरीदने के पैसे नहीं है। पीएसओ के वाजिबात और वसूलियों का हजम 890 अरब रुपए तक पहुंच गया है। तो ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप ये छोड़ें, वो आज मुर्गी वालों ने बोल दिए, फीड वालों ने, कि हमारा सोयाबीन जिससे मुर्गी की फीड बनती है उसके वो पोर्ट में है, हुकूमत हमें डॉलर नहीं दे रही, मुल्क में हम अपने कारखाने बंद कर देंगे, फीड के मुर्गी की शॉर्टेज हो जाएगी। फर्नेस ऑयल तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में आता है, ये छोटी बात बता रहा हूँ। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक इंसान जैसे साइकोलॉजिकल होता है ना कि अगर कोई चीज महंगी हो जाए तो वो वैसे ही कह देता है यार मैंने तो पिछले हफ्ते ली थी, ये 1 महीने पहले, साल पहले इतने की थी, इतनी हो गई। लेकिन जो इंसान के दिल पे लगती है ना, सबसे ज्यादा लगती है अगर उसकी आमदनी कम हो जाए या आमदनी में नुकसान हो जाए, वो उसका जो गम है ना वो एक अलग ही किस्म का है ना। यानी बेरोजगार कोई हो जाए या उसकी तनख्वाह उसका इदारा के काट दे या उसको कोई नुकसान हो जाए। पाकिस्तान की आमदनी जो है यूं गिर गई है, रेमिटेंसेस महाना $3 अरब आती थी, वो गिर के $2.2 अरब यानी $800 मिलियन, $80 करोड़ महाना गिरना शुरू हो गई। बरामदात जो $3.2 अरब पे चली गई थी वो 2.4 पे आ गई। तो ये बरामदात गिर गई। तो पाकिस्तान की सिर्फ ये 2 चीजों से $1.5 अरब की महाना आमदनी गिर गई। फिर 6% से ग्रो कर रहे थे, वो इन्होंने कर दिया 2। मैं आपको यकीन जाने, आप मेरी लिख लें बात, अगर ये हुकूमत जून तक रही जो बाजिद है तो ये मनफी में होगी, मनफी में। मैं ये कहता हूं इसहाक डार साहब से, अपना प्लान तो दे दें हमें। आप क्या प्लान किया है? जो मिफ्ता से मांगते रहे हम, इसहाक डार साहब आए डॉलर, अभी भी दिन रात डॉलर देखें। मैं डॉलर आप बेशक 10 रुपए का कर देंगे या 300 का कर दें, लोगों के पास खरीदने के पैसे हो और हुकूमत के पास डॉलर देने को, ये होता है पैरामीटर। सही ठीक है ना। अगर ये नहीं है डॉलर रेट, डॉलर दिन रात, आजकल डॉलर की भी बात करते हैं। आईएमएफ के डेलीगेशन में ने भी तो आना था रिव्यू करने के लिए, उनके एक वफ्द ने आना था, वो क्यों नहीं आया? हम पे तौहीन आईएमएफ लगाई थी इन्होंने, आपको याद होगा। पहले तो आईएमएफ के खिलाफ थे, फिर हम पे तौहीन आईएमएफ लगा दी कि ये जो है इन्होंने आईएमएफ के साथ मुल्क का मुआहिदा 29 अगस्त को मुआहिदा किया। हम तो 3.5 साल से चला रहे थे। 29 अगस्त का मुआहिदा जो है 1.5 महीने नहीं खड़े रह सके उस पर। अब आईएमएफ ने 26 अक्टूबर को आना था, उन्होंने कहा हम नहीं आ रहे। फिर उन्होंने 3 नवंबर डेट दी, फिर 16 नवंबर, और अब इस महीने की आखिर भी मना कर दिया है। और आईएमएफ से अब ये उनके पीछे जा रहे हैं बार बार कि जी हमें वेवर देते हैं, हम जो है माशी टारगेट पूरे नहीं। आपने गलत बजट क्यों बनाया? आपने अवाम को भी जो है, ये इसहाक डार साहब ने एक वर्ड यूज किया था जब आए थे, पीटीआई वालों ने कौम को खुद्दू बना दिया है। खुद्दू तो इन्होंने सबको बनाने की कोशिश की और आईएमएफ ने पकड़ लिया। अब जो है आईएमएफ को फिर बोलते थे मेरा 25 साल का तजर्बा आईएमएफ से। भाई आप 4.5 साल तो वजीर खजाना रहे पूरी जिंदगी में, तो 25 साल आईएमएफ से कैसे डीलिंग करती? 1998 में 6 महीने के लिए आए थे, 2008-9 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में आए थे, 3 महीने रहे थे, फिर 2013 से 17 तक रहे, 4.5 साल, पौने 5 साल वजीर खजाना रहे। फिर उसके बाद आपने कहा ये मिफ्ता ये तो सारे फारिग है, मैं आईएमएफ को जानता हूँ, मेरा काम है, इट इज माय बिजनेस, मैं जानूं आईएमएफ जाने। अब आईएमएफ ने कर दिया सीधा, आईएमएफ कह रहे जी 800 अरब के टैक्स लगाओ, जब तक टैक्स नहीं लगाओगे हम आएंगे नहीं वापस। फिर कहते थे मूडीज को मैं बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा, जिसकी वजह से जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इस वक्त जो हमारा 80% चला गया ना, ये अगर उनको अपनी पोजीशन बताते तो बेहतर होता है। ये उल्टा जो है उनको बिफिटिंग रिप्लाई देने जा रहे हैं। तो सारा का सारा मामला जो है खराब करके आज ये हमें जो है भाषण देने आ गए कि ये सियासत ना करें, मुल्क का मफाद है, ये है वो है, खुद बोलते रहते थे मुल्क दिवाली और आज हमें कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मोहशियार डोमिला असलम साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।